हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का एक अगला टॉपिक जो कि होने वाला है फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर। बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आज तक हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ घूमती थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत ही खास है हर उस 11th क्लास के बच्चे के लिए जो अभी 10th क्लास से नया 11th के अंदर जंप कर रहा है या फिर जो 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बात होने वाली है वो हम लोग बात करने वाले हैं। सपोज हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते होंगे ना आप लोगों के दिमाग के अंदर, जैसे एक एटम ये है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि एटम कितना बड़ा कितना छोटा है। तो एटम अगर छोटा है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कम होंगे, एटम बड़ा होगा तो प्रोटॉन भी ज्यादा होंगे। तो दिमाग के अंदर सवाल क्या आता है, सर न्यूट्रॉन तो जो होता है न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इस प्रोटॉन के बीच में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन आपस में क्या करने चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो ये रिपेल करने चाहिए और ये प्रोटॉन क्या होने चाहिए भाई, न्यूक्लियस तो इतना सा है ना, छोटा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से क्या आ जाने चाहिए, बाहर आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब कि ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये अनस्टेबल रहना चाहिए, बट लेकिन ये तो स्टेबल होता है। प्रोटॉन बाहर नहीं आते हैं, प्रोटॉन इस न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, यही तो क्वेश्चन है हमारा, यही तो आज का इसके ऊपर तो बात होने वाली है कि किस तरीके से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगने के कारण भी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होने के कारण भी न्यूक्लियस स्टेबल होता है। सो व्हाट आर द रीजंस, कॉज क्या है उसके, तो इसके ऊपर हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं आज कि स्टेबिलिटी कैसे रहेगी। क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन होने के बावजूद भी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस कैसे स्टेबल रहता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली हम जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत सारे होंगे, कम से कम 5 या 6 पार्टिकल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले सबसे पहले हम एक एटम नाम की चीज को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, जिनसे मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं अपने पास। एटम के अंदर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक मुझे ए दिखाई दे रहा है और एक टॉम दिखाई दे रहा है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ये अपने पास क्या है, एक ग्रीक वर्ड आता है। तो इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे। दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ए फॉर नॉट, ए फॉर नॉट एंड टॉम फॉर क्या होता है, डिविजिबल। अभी इसको एक साथ लिखेंगे हम लोग, तो एक साथ लिखेंगे तो बच्चा लोग क्या बन जाएगा, एटम विच नॉट डिविजिबल, यानी कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट ये जो बात कही थी यह हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। सो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम फर्दर डिविजिबल नहीं होता। सो ये अकॉर्डिंग टू एटम जो हमने बात करी, सॉरी अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो हमने बात करी है वो ये है। ये जो आपको सामने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ डाल्टन्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जबकि हम एटम्स को हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ये तो फिर बात की बातें हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपने को क्या पता लगा, एटम, ए, टॉम, ठीक है। ए फॉर नॉट, टॉम फॉर, टॉम इज अ ग्रीक वर्ड एंड मीनिंग इज डिविजिबल। सो नॉट डिविजिबल मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं आपको और फंडामेंटल पार्टिकल्स यहां पर लिख रहा हूं, वो आपको याद भी रखने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, देखो जरा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, हमको सब याद रखने भाई। चौथा अपने पास आएगा एंटी प्रोटॉन, फिफ्थ पॉजिट्रॉन, सिक्स्थ न्यूट्रिनो,
सेवंथ एंटी न्यूट्रिनो। सर क्या है ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है बेटा। इसमें से कुछ सब पार्टिकल्स होंगे, उन सब पार्टिकल्स भी हम बात करेंगे। 8th सबसे इंपॉर्टेंट मेसॉन, यार इसकी तो हम खास बात करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स आपने देखने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मेसॉन। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th और क्लास 10th के लिए तो फिर ये बेसिक है, तो क्लास 10th वाले भी इसको देख सकते हैं आराम से। 9, 10th, 11, 12th चारों के लिए है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि क्लास 11th ही इसको पढ़ेगी, ठीक है। बट सिलेबस में 11th के है। अब हम जो बात करेंगे वो इस मेसॉन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम इस टॉपिक के ऊपर आज पूरी बात करने वाले हैं। हमारा इसका पूरे चैप्टर का, पूरे आज के वीडियो का एक मेन पॉइंट क्या होने वाला, मेजर पॉइंट क्या है यहां से? मेजर पॉइंट हमारा यह है कि न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से स्टेबिलिटी आती है, कौन से फोर्सेस होते हैं जो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाते हैं, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिनके पास इतनी पावर है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कम कर दे रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। बात करेंगे बेटा उसके बारे में। तो एक एक करके हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स को फटाफट करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये छोटी छोटी बातें, इनको पहले फटाफट निपटा लेते हैं। देखो सबसे पहला अपने पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ठीक सामने में लिखूंगा दूसरा पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सब पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्लियर हो गया? देखो इलेक्ट्रॉन में सिंबल क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का हम लोग, सबको पता है ना बेटा, क्या लिखते हैं? ई नेगेटिव लिखते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ई नेगेटिव। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये है अपने पास एंटी पार्टिकल बोल दो इसको, या फिर ये है एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सब पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। एंटी पार्टिकल या फिर सब पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सब पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से डिनोट करेंगे तो इसको हम ई पॉजिटिव या फिर ई बार से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो उसका साइन चेंज कर देते हैं या फिर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, या साइन चेंज करते हैं या उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो रिमेंबर, सिंबल क्या होने वाला है? ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए, और पॉजिट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? उसके ऊपर पॉजिटिव लगा दो, ई पॉजिटिव, या फिर उसके ऊपर बार लगा दो। दिस इज बार, हाँ, ये नेगेटिव नहीं है, ये क्या अपने पास, ये बार लगा रखा मैंने ऊपर से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मास। मास इलेक्ट्रॉन का होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सो इसका मास क्या हो जाएगा? मास रिमेनिंग सेम, मास रिमेनिंग सेम 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इन दोनों का मास सेम रहेगा। पॉजिट्रॉन का मास भी उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। नेक्स्ट चार्ज। चार्ज इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसका चार्ज अपोजिट हो जाता है, चार्ज चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बात क्लियर हो गई बच्चों? यहां तक हमने क्या बोला? मास रिमेनिंग सेम ऑलवेज, ठीक है, चार्ज अपोजिट हो जाएगा, मास सेम रहेगा, चार्ज अपोजिट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, 3-4 बातें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिन की। स्पिन भी रिमेनिंग सेम बेटा, यहां भी हाफ स्पिन होता है और यहां भी स्पिनिंग रिमेनिंग सेम। यहां भी स्पिन कैसा होगा? हाफ स्पिन होगा, कोई चांस नहीं है चेंज होने का। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, जो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा सेम एज इट इज यहां पे होगा नहीं, यहां पे अपोजिट हो जाएगा, उसका अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। तो ये थी पॉजिट्रॉन की बातें, और बातें थी इलेक्ट्रॉन की। तो दो एटॉमिक और सब एटॉमिक, सॉरी, फंडामेंटल यानी कि पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और
सब पार्टिकल्स की हमने बात कर ली सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रिमेनिंग सेम होती हैं, कुछ चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट दूसरा हम लिखते हैं, कि तीसरा, एक तो लिखते हैं साथ में प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ में लिख देते हैं चौथा एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। सो व्हाट आर प्रोटॉन एंड व्हाट आर एंटी प्रोटॉन? सिंबल क्या लिखेंगे भाई? सिंबल इसको हम P से डिनोट करते हैं। सो इसका सिंबल हो जाएगा P बार, दिस इज P बार, राइट। मास रिमेनिंग सेम, यहां भी वही होगा, मास रिमेनिंग सेम कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एज यूजुअल यहां भी मास क्या होगा? मास रिमेनिंग सेम, मास सेम हो जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर? नेक्स्ट चार्ज, जो चार्ज भाई यहां होगा सेम चार्ज वहां भी होगा? नहीं, अपोजिट हो जाएगा चार्ज। यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां पर अपोजिट हो जाएगा चार्ज। चार्ज क्या हो जाएगा? अपोजिट, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया? यहां पर चार्ज पॉजिटिव में, यहां पर चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा अपने पास, चार्ज रिमेनिंग अनचेंज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपने पास स्पिन आ जाएगा। स्पिन सेम ही होगा, यहां भी हाफ स्पिन होगा और यहां भी स्पिन हाफ हो जाएगा। सो स्पिन रिमेनिंग सेम, हाफ स्पिन हाफ स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इसका। किसका? प्रोटॉन का। जो प्रोटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका उल्टा यहां पर एंटी प्रोटॉन में देखने को मिलेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन, हम सब जानते हैं इसको, है ना। ठीक, अगला अपने पास देखो एक नेक्स्ट अपने पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो सभी जानते हैं शायद, है ना, डिनोटेड बाई सिंबल। इसका हम क्या लिखते हैं? सिंबल लिखते हैं स्मॉल n। ठीक है, मास कितना होता है? मास सेम रिमेनिंग 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, एंड चार्ज कितना होगा? यहाँ पे चार्ज होता है 0, सबको पता है न्यूट्रल होता है, तो इसलिए चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ना प्लस ना माइनस, रिमेनिंग 0। क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब छठा और सातवां अपने पास एक रह गया था, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। देखो इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे या फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ोगे आप, बीटा डीके। तो ये टॉपिक इसका है, बीटा डीके का ये टॉपिक है ना। तो बीटा डीके का ये टॉपिक है, और यहां से आप न्यूट्रिनो को जानोगे बहुत अच्छे से, जितना एज यूजुअल केमिस्ट्री में आपको नीड होती है मैं वो आपको बताता हूं। न्यूट्रिनो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और इस न्यूट्रिनो के अंदर सबसे खास बात क्या है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों यानी कि बहुत सारे मिलियंस न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बॉडी से पास होते हैं, हमारे दाएं बाएं से निकलते हैं, बट अपने को पता नहीं लगता। ठीक है, कुछ टाइम पहले कुछ साइंटिस्टों ने एक दावा कर दिया था कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है वो प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या करता है, तेज इसकी स्पीड होती है। स्पीड ऑफ लाइट समझ सकते हैं ना, उससे भी तेज इस पार्टिकल की स्पीड होती है। बट कुछ टाइम के बाद ये बात को फिर प्रूफ नहीं कर पाए वो साइंटिस्ट, तो फिर बाद में ये बात फेल हो गई थी, मतलब ये सक्सेस नहीं हुआ था ये पॉइंट इनका कि इसकी लाइट से ज्यादा स्पीड होती है। इनकेस अगर कोई ऐसा पार्टिकल निकल के आ जाता है कि उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो जाती है, तो फिर सोचो कितने सारी थ्योरीज को चेंज करना पड़ेगा, कितने सारे लॉज खत्म हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री को लगभग खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि E = mc² जो आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था, फिर वो कहीं ना कहीं हमको फिर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि लाइट की स्पीड से ज्यादा अगर किसी की स्पीड होती है तो इट मीन्स कि बहुत सारे लॉज के ऊपर फिर काम करना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा केमिस्ट्री फिर चेंज हो जाएगी। तो न्यूट्रिनो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटा है, बहुत कम इनका मास होता है, ऑलमोस्ट 0 तो नहीं बोलेंगे लेकिन मास बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक, तो इस टॉपिक को आप पढ़ोगे बीटा डीके के अंदर,
तो यहां पर ये ज्यादा खास टॉपिक बनता नहीं है। हमारा जो खास टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेसोन। ये सबसे खास टॉपिक होने वाला है, ठीक है। वैसे न्यूट्रिनो पार्टिकल जो होते हैं वो भी न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक। बाकी डिटेल में पढ़ोगे आप उसको बीटा डीके के अंदर, 12th के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। इट मींस देखो मेसोन्स क्या होती है, मेसोन थ्योरी भी है। तो ये एक तरीके का पार्टिकल है, ये भी भाई फंडामेंटल पार्टिकल है। बिल्कुल सर, पार्टिकल तो है, ये छोटा मोटा पार्टिकल्स तो है मेसोन। अब यहां से मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स, मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है, ये क्या बताती है अपने को? ये थ्योरी दी थी एच युकावा ने। अब ये एच युकावा कौन था भाई, है ना? ये एच युकावा था कौन? ये एक जापानीज था। ये क्या था? एक जापानीज था। ये एक जापानीज साइंटिस्ट था। इसने एक थ्योरी दी थी और वो थ्योरी दी थी मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि इस युकावा ने जो बात करी थी वो बात करी थी बेटा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। क्लियर हो गया? एच युकावा ने जो बात करी वो बात करी न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इस थ्योरी के अंदर सर है क्या? क्या बताया युकावा ने? युकावा ने बताया कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, मैं इसको न्यूक्लियस मान लेता हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये न्यूक्लियस, सपोज इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे भाई। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। चार्ज कितना होता है? 0। और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो सर ये पॉजिटिव होता है तो न्यूट्रॉन तो भाई रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं करेंगे, बट प्रोटॉन के बीच में तो क्या होना चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा रिपल्शन। और यहां पर लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जिसको हम एक और नाम जानते हैं कूलॉम फोर्स। तो सुना होगा ना? सुना होगा ना? तो ये वही फोर्स होता है, ठीक। कूलॉम फोर्स बोल लो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलॉम फोर्सेस बोथ आर सेम चीजें। तो यहां पर रिपल्शन होगा ना? तो रिपल्शन होगा तो क्या चीज होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का मतलब क्या हो गया? इन प्रोटॉन को यहां से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे रिपल्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा इस न्यूक्लियस से इन प्रोटॉनों को बाहर आ जाना चाहिए। क्लास 9 10th से हम लोग पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं, एटम के अंदर नाभिक पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं। यार आज तक कभी सवाल नहीं आया कि आपके दिमाग के अंदर, यार कभी टीचर से पूछा नहीं आपने कि सर एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जहां पर दो सेम चार्ज होंगे, जहां पर दो सेम चार्ज होंगे तो सेम चार्ज पे रिपल्शन होता है ना? सेम चार्ज पे रिपल्शन। और जहां पर डिसलाइक यानी कि अलग अलग डिफरेंट चार्जेस होंगे, अलग अलग चार्ज होगा, डिफरेंट चार्जेस, उनके ऊपर अट्रैक्शन होगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? डिफरेंट चार्जेस के ऊपर अट्रैक्शन और सेम चार्जेस के ऊपर रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स हम इसको कह सकते हैं तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ? रिपल्शन हुआ भाई। क्यों रिपल्शन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, सही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि ये दोनों बिल्कुल बाहर आ जाए न्यूक्लियस के, तोड़ दें न्यूक्लियस को, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी कुछ हद तक बात वैसे करी थी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल्स के अंदर, लेकिन वो भी अच्छे से इसको समझा नहीं पाया था। वो भी इसकी बात बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था रदरफोर्ड अपने मॉडल में, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात वो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था। तो इस बात को समझाने के लिए भैया न्यूक्लियस के अंदर यहां पर रिपल्शन तो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, यहां से प्रोटॉन बाहर नहीं आएंगे, खुशी खुशी अंदर न्यूक्लियस के रहेंगे।
ये दोनों रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन भी रहेगा न्यूट्रॉन भी रहेगा, दोनों खुशी खुशी रहेंगे। बट ये कैसे पॉसिबल है सर? ये युकावा ने पॉसिबल किया। युकावा जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट था, इसने क्या बोला कि आपके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब स्टेबल रहेंगे, कोई बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं आएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि उसने बोला कि इस न्यूक्लियस के अंदर इससे भी तगड़ा, इससे भी भारी वाला फोर्स एक काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना, मतलब मच 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 बेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, जो कि होगी न्यूक्लियर फोर्स। मतलब उसने एक चीज क्लियर कर दी कि आप बोल रहे हो कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज होने की वजह से इन प्रोटॉन्स में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मतलब यहां पर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यहां पर प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये न्यूक्लियस से अपनी जगह छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बेटर फोर्स, उससे भी कई टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स यहां पर काम करेगी, वो होगी न्यूक्लियर फोर्स। तो इसने फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया एक तरीके से कह सकते हैं, और वो फोर्स अपने पास क्या थी? न्यूक्लियर फोर्स। इसने क्या बोला कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, ये जो फोर्स होती है ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सर जी कितनी बड़ी बातें कर रहे हो आप? मैं बिल्कुल बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जो इसने बोला सो एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इसने बताया। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? इतनी बात समझ में आ गई बच्चा लोग? समझ में आया बेटा? मेसॉन की थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या थी? वो युकावा ने दी थी, इसीलिए इसको युकावा की न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। एच युकावा जो कि एक साइंटिस्ट था जापानीज, इसने दिया था। इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें से प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना जो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, पड़ा रहेगा। और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन यानी कि जो प्रोटॉन होंगे उनमें आपस में सब में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सब में सेम चार्ज, और सेम चार्ज होने की वजह से वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, कुलॉम फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हो गया? रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो वो प्रोटॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे और न्यूक्लियस को तोड़ देंगे। भाई इतना सा तो न्यूक्लियस, इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फकाम से फटा और सारा प्रोटॉन बाहर, न्यूक्लियस टूट गया। न्यूक्लियस अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल। भाई न्यूक्लियस अनस्टेबल सो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्ड में आपने देखा था, उसने बोला था कि भैया कुछ पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाके टकरा गए, एक सॉलिड पार्ट बीच में था उसके। तो न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी वहीं से हो गई थी, है ना, रदरफोर्ड से। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है और न्यूक्लियर फोर्स को लगाते कैसे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ लोग पढ़ाई करने वालों को पढ़ने नहीं देते हैं। चलो सर, बिल्कुल सर। देखो सपोज करो बच्चा लोग, ये अपने पास एक न्यूक्लियस है, ये अपने पास क्या है? एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये दो प्रोटॉन, ये दो न्यूट्रॉन। तो युकावा ने क्या बोला? युकावा ने बोला बच्चों कि एक छोटा सा पार्टिकल जिसका नाम होता है मेसॉन, ये इनके चारों ओर इस तरीके से सराउंड रहता है। ये मेसॉन्स के पार्टिकल इस तरीके से इनको सराउंड कर देते हैं। अब आज आप एक रहस्यमय बात जानोगे, एक मिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा एक तीसरा भी होता है। उसका नाम क्या हो गया? मेसॉन। बताओ अब आपको याद रहेगी ना? ये जादुई आंकड़े याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो, जादुई बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बताओ। आज तक हमको क्या पता था? भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। नहीं, बहुत गलत बात है भाई। तीसरा वाला भी तो रहता है भाई। तीसरा भाई कहां जाएगा? तीसरा भाई कहां जाएगा? कोरोना थोड़ा ना हो गया इसको जो भाग जाएगा यहां से यार, है ना? इसको भी घर के अंदर रखो। ये विदेश में था, आज आया घर पे। देखो कुछ लोग घर के ऐसे होते हैं जो विदेश चले जाते हैं, और कुछ महामारी, कुछ ऐसी आपदा के टाइम पे घर आ जाते हैं वापस। तो ये वही भाई है अपना,
चला गया था, दुबई चला गया था, आज आ गया देखो दोनों के साथ, है ना। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ भाई मेसॉन्स भी होते हैं और ये भी फंडामेंटल पार्टिकल ही होते हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं भैया। होते कहां हैं ये? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर इस तरीके से सराउंडेड रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अब होता क्या है बच्चा लोग, ये जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रोटॉन में जो मेसॉन लगे हुए हैं ये फुदक के कहां चले जाते हैं? न्यूट्रॉन के अंदर। न्यूट्रॉन का मेसॉन कहां चले जाएगा? प्रोटॉन के अंदर। तो ये जंपिंग जपाक खेलते हैं। जंपिंग जपाक समझते हो? टक टक टक, जंपिंग जपाक मतलब यहां से यहां, यहां से यहां कूदने का काम करते हैं। यहां से यहां कूदेगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कूद जाएगा, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कूद जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इस तरीके से नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सराउंडेड क्या रहते हैं? ये छोटा वाला भाई मेसॉन रहता है। सर जी ये बहुत गंदा है, ये ऐसे सराउंड हो जाता है। अब इस मेसॉन की आदत क्या होती है ना, इस पार्टिकल की आदत क्या होती है? ये फुदकने का काम करता है। ये यहां से यहां फुदक जाएगा, यहां से यहां फुदक जाएगा। सर कैसे फुदकेगा? अभी बात करते हैं। ये बातें समझ में आ गई यहां तक? अगली बात, अब जो मेसॉन्स होती हैं ये तीन तरीके की देखने को मिलेंगी आपको। ये तीन प्रकार से देखने को मिलती हैं, तीन टाइप से होती हैं। पहला होती है पाई पॉजिटिव मेसॉन, दूसरी होती है पाई नेगेटिव मेसॉन और तीसरी होती है पाई न्यूट्रल मेसॉन। इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस विल बी न्यूट्रल। तो पॉजिटिव मेसॉन्स, नेगेटिव मेसॉन्स एंड एज वेल एज न्यूट्रल मेसॉन्स. So these are the three types of mesons particles which are present on the nucleus and they increase the stability of the nucleus. जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. बात समझ में आ गई? चलो मिटा दें इसको, मिटोल दें. यस सर. तीन तरीके के होंगे बच्चा लोग. ठीक है. अब देखो जरा, अगर मैं आपको यह बोलूं कि एक प्रोटॉन से अगर एक पाई पॉजिटिव मेसॉन निकलेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. मैंने क्या बोला? अगर इस प्रोटॉन से कौन सा पार्टिकल निकला? पाई पॉजिटिव. कौन सा मेसॉन निकला? पाई पॉजिटिव मेसॉन निकला. अगर प्रोटॉन से पाई पॉजिटिव मेसॉन निकलेगा तो कहां जाएगा? न्यूट्रॉन के पास जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोटॉन से पाई पॉजिटिव मेसॉन अगर निकलेगा तो वो कहां, किस पे जाएगा? न्यूट्रॉन पे जाएगा. ऐड हो गया ना न्यूट्रॉन पे. देखो, अगर न्यूट्रॉन से पाई नेगेटिव मेसॉन जाएंगे, अगर न्यूट्रॉन से पाई नेगेटिव वाला मेसॉन निकलेगा तो वो कहां जाएगा? प्रोटॉन के पास जाएगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या बोला आप लोगों को? मैंने बोला बच्चा लोग कि अगर इस प्रोटॉन से, इस वाले प्रोटॉन से अगर एक पाई पॉजिटिव निकलेगा, एक पाई पॉजिटिव निकलेगा. मेसॉन तीन तरीके के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल. तो ये तीनों प्रकार के मेसॉन यहां पर इनके सराउंडेड रहेंगे. अब इस प्रोटॉन पे पाई पॉजिटिव भी होगा, पाई नेगेटिव भी होगा, पाई न्यूट्रल भी होगा. बात समझ में आ गई? अगर यहां से पाई पॉजिटिव निकला, अगर पाई पॉजिटिव निकला तो वो कहां जाएगा? ऐसे समझो, ऐसे समझो. देखो, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन. अगर यहां से पाई पॉजिटिव निकला तो वो कहां जाएगा? पाई पॉजिटिव मेसॉन वो जाएगा न्यूट्रॉन के पास. किसके पास जाएगा? न्यूट्रॉन. क्लियर हो गई? पाई पॉजिटिव निकला, किसके पास गया? न्यूट्रॉन के पास. ठीक है. अब अगर हमारे पास प्रोटॉन से पाई न्यूट्रल निकले तो वो कहां जाएगा? प्रोटॉन के पास ही जाएगा. पाई नेगेटिव कहीं भी मूव नहीं करेगा. पाई नेगेटिव उन्हीं के पास रहता है. पाई नेगेटिव प्रोटॉन का होगा तो प्रोटॉन के पास रहेगा, न्यूट्रॉन का होगा तो न्यूट्रॉन के पास रहेगा. पाई नेगेटिव कहीं, पाई न्यूट्रल कहीं नहीं जाएगा. ठीक है, सॉरी, पाई न्यूट्रल कहीं नहीं जाएगा. ध्यान से सुना. और अगर वो न्यूट्रॉन का पाई न्यूट्रल होगा तो फिर वो न्यूट्रॉन के पास ही रहेगा. क्या बात समझ में आई? अगर पाई न्यूट्रल किसका होगा, ध्यान से लिखना, इसको जीरो लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से जीरो लिखते हैं, नोट उसको न्यूट्रल को, ये जीरो लिख दो इस तरीके से. मैंने क्या बोला बच्चा? मैंने बोला बेटा प्रोटॉन से अगर पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल अगर निकलेगा तो प्रोटॉन के पास ही रहेगा. न्यूट्रॉन से पाई न्यूट्रल निकलेगा तो वो न्यूट्रॉन के पास ही रहेगा. बात क्लियर हो गई? प्रोटॉन से जब एक पाई पॉजिटिव रिलीज होगा, एक पाई पॉजिटिव निकलेगा, इस प्रोटॉन से जब एक पाई पॉजिटिव निकलेगा तो कहां जाएगा? न्यूट्रॉन के पास. न्यूट्रॉन से एक पाई नेगेटिव निकलेगा तो किसके पास जाएगा? प्रोटॉन के पास जाएगा. इतनी बातें समझ में आ गई?
समझ में आ गई इतनी बातें? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अच्छा चलो इसको मिटोल देते हैं फिर। 3 बातें क्लियर हो गई? अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। पहले इसकी बात करते हैं फिर पॉइंट लिखते हैं। यार फोर्स इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए जरा सा ध्यान से देखना। ये हमने बोला कि प्रोटॉन, ये हमने बोला कि न्यूट्रॉन, ये अगेन प्रोटॉन और दिस इज न्यूट्रॉन। सो हम क्या बात करने वाले हैं बच्चा लोग? नाउ द क्वेश्चन इज कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है सर, इसको मुझे डिटेल में समझा दो। अब ये क्या होता है? अगर आपने मुझे ये समझा दिया तो फिर मैं आपकी बातों को मानने लग जाऊंगा। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स को 3-4 पॉइंट में समझाना चाहूं तो इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ अट्रैक्शन करेगा, यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती हैं। दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके लिए कोई चार्ज मैटर नहीं करता भाई, ठीक है? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं डजंट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेंगी। अब चार्ज पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या हो गया? चार्ज पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या हो गया? चार्ज पे डिपेंड नहीं करने का मतलब हुआ बच्चों कि ये किसी भी प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। अब सपोज करो न्यूट्रॉन नेगेटिव न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, इट मींस चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन पे भी काम करेगा, ये न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन पे भी काम करेगा, प्रोटॉन पे भी काम करेगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड डजंट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इट मींस ये अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूट्रल के ऊपर भी काम करेंगे, पॉजिटिव के ऊपर भी काम करेंगे, न्यूट्रल के ऊपर काम करेंगे, पॉजिटिव के ऊपर काम करेंगे, एज वेल एज नेगेटिव के ऊपर भी काम करेंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, ये पॉजिटिव ये न्यूट्रल। तो इन दोनों के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स काम करने वाला है। बात समझ में आ गई? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बोला, वो क्या है? वो रिपल्सिव फोर्सेस, वो सिर्फ चार्ज के ऊपर काम करेगा, वो इसके ऊपर काम नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है, बहुत ही बढ़िया फोर्स है, मैं तो कहूंगा कि इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, 2 प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। इट मींस क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर 2 न्यूट्रॉन है तो यहां पर भी अट्रैक्शन होगा, यहां पर भी न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कहां लेना देना? न्यूक्लियर फोर्स तो बोलता है मुझे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं हर जगह पे काम करूंगा। क्लियर हो गई? अगर प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो यहां पे भी न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो यहां पे भी न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। बात समझ में आ गई मेरी? तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा पॉइंट न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या हो बच्चा? देखो जैसे ये 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन 2 पार्टिकल्स के बीच में कितनी गैप है, डिस्टेंस कितनी है, आर कितनी है इनके बीच की? सपोज 0.8 फेम्टोमीटर, 0.8 फेम्टोमीटर, या किसी किसी बुक में आपको 1 फेम्टोमीटर लिखा रहता है, 1 फेम्टोमीटर। क्लियर हो गया? कितना लिखा रहता है बच्चा? 1 फेम्टोमीटर। अब 1 फेम्टोमीटर, देखो मैंने पहले आपसे इससे पिछले वाले लेक्चर में बोला था प्रीफिक्स वाले में कि ये सफिक्स जो प्रीफिक्स होती है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब फेम्टोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है बच्चा? ये होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। होता है ना? होता है, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर सर्च करें मेरा, ठीक है? प्रीफिक्स क्लास 11th केमिस्ट्री बाई केमिस्ट्री वाला, तो आप लोगों को आराम से वो लेक्चर मिल जाएगा। सो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल हाउ मच? 10⁻⁻15 मीटर।
तो अप्रॉक्स इतनी कम दूरी होनी चाहिए, मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास होने चाहिए। जैसे दो प्रोटॉन हैं तो दो प्रोटॉन बहुत क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। वैसे भी आपको पता है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो पास पास ही होंगे। तो डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि बहुत कम रेंज पे काम करेगी, ज्यादा रेंज पे काम नहीं करेगी। समझ में आ गया? अब आपके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया, मीटर में हो गया, तो वहां पर ये फोर्स काम नहीं करने वाली है। ये फोर्स कहती है कि अप्रॉक्स दो छोटे पार्टिकल्स के बीच में या अप्रॉक्स पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए 0.8 फेम्टोमीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर कह सकते हैं। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लगभग 2 फेम्टोमीटर के करीबन, ये तो 0.1 यानी कि 1 के समथिंग कह रहा हूं। ये फोर्स जो काम करता है ये लगभग 2 फेम्टोमीटर के करीबन तक काम करता है। उसके बाद ये फोर्स जीरो हो जाती है। अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा इसको। क्लियर हो गई? ये वाला पॉइंट फिलहाल छोड़ दो, अभी इसको डायग्राम समझा देंगे। ये समझो बस, हो गया। शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो काम करती है वो बहुत छोटे रेंज में काम करती है। तो कितना रेंज? ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर, ऑलमोस्ट 0.8 फेम्टोमीटर। बुक्स के अंदर दोनों लिखे गए हैं, 0.8 फेम्टोमीटर कहीं लिखा गया है, कहीं पर 1 फेम्टोमीटर लिखा गया है। तो ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर तक हम ले सकते हैं। तो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, फेम्टोमीटर क्या होता था? याद है ना? याद रहा? डीसी को सेंटीमिली। नहीं पीनी फ्रूटी एटो। जरा यार, याद है कहानी कुछ? तो प्रीफिक्स को याद रखो। तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो दूसरी बात क्या बोली न्यूक्लियर फोर्स में युकावा ने? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी? पहली बात तो बोली दीज आर दी अट्रैक्टिव फोर्सेस, डजंट डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस। इनको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। ये न्यूट्रल पे भी उतना ही काम करेंगी जितना चार्ज वाले पार्टिकल के ऊपर काम करेंगी। यानी कि जितना ये देखो, अगर प्रोटॉन होगा तो उनको भी अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन उनको भी अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये अट्रैक्शन फोर्स है, यहां पर रिपल्शन नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स जहां पे होगा वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन कभी भी नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, न्यूक्लियर फोर्स बच्चा लोग पी ब्लॉक के अंदर इतना सुनोगे ना, बहुत ज्यादा सुनने वाले हो आप लोग, परेशान हो जाओगे। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? सो मेरी बातों को ध्यान रखो। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तीसरा पॉइंट हमारा वही है। तो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा लोग? तीसरा पॉइंट है बेटा कि न्यूक्लियर फोर्स मच बेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब फोर्स। ठीक है, यानी कि इन फोर्सेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई टाइम ज्यादा, 10 टाइम, ऑलमोस्ट 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। अभी कभी नहीं भूलेगा अपन सर जी, हम तो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने इतना मजेदार बढ़ा दिया। न्यूक्लियर फोर्सेस आर मच बेटर फोर्सेस एज कंपेयर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ये शॉर्ट रेंज होती है, ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर तक। ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स जो होती है 1 फेम्टोमीटर पे सबसे ज्यादा काम करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट 2 फेम्टोमीटर तक ये चलती है। फिर 2 फेम्टोमीटर के बाद ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। कैसे देखते हैं, बात करते हैं। क्लियर हो गई 3 बातें? तो ये 3 ही बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से ये 3 बातें न्यूक्लियर फोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे बेसिक्स बताना था आज आप लोगों को, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत करते हैं बच्चे, 11th में पढ़ते नहीं है ढंग से, फिर न्यूक्लियर फोर्स की वो पूरी 12th तक परेशान करती है उनको, है ना? क्लियर? मेसॉन्स क्या होती हैं, कहां पे मिलती हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सराउंडिंग मिलती हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सराउंडिंग ये क्या करती हैं? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाते रहती हैं। अगर प्रोटॉन से कोई पाई पॉजिटिव मेसॉन निकलता है तो वो जाता है न्यूट्रॉन के पास। अगर न्यूट्रॉन से कोई पाई नेगेटिव मेसॉन निकलता है तो वो जाता है प्रोटॉन के पास। लेकिन अगर प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से, दोनों से अगर पाई न्यूट्रल निकलेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो उन्हीं के पास रहता है। यानी कि पाई न्यूट्रॉन कहीं भी नहीं जाता, पाई न्यूट्रल मेसॉन्स कहीं भी नहीं जाती हैं, सिर्फ पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव वाली मूव करती हैं, एक प्रोटॉन से दूसरी न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में। इज इट क्लियर? यस सर।
ओके, नो डाउट। नेक्स्ट इज, एक और पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें, चौथा पॉइंट देख लेते हैं भैया। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, न्यूक्लियर फोर्स होती हैं, सर हम कैसे पता लगाएंगे कहां पे कितना न्यूक्लियर फोर्स? देखो कोई कैलकुलेशन का ना, न्यूक्लियर फोर्स के कैलकुलेशन का कोई अपने पास तरीका नहीं है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कैसे भी, मतलब कोई तरीका नहीं है कि इसको हम मेजर कर सकें या फिर इसका हम कैलकुलेशन कर सकें कि कितना न्यूक्लियर फोर्स होगा, कितना नहीं होगा। देयर इज नो एनी मेथड, देयर इज नो एनी कैलकुलेशन मेथड, है ना, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन मेथड अपने पास नहीं आती है। लेकिन इसको हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस, यानी कि सॉरी रेडियस से बोल रहा हूं, जो उसकी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन दिखाकर हम इसको समझ सकते हैं। इन दोनों में रिलेशन से हम इसको समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे जरा ध्यान से देखो, मतलब एक ग्राफ की हेल्प से हम न्यूक्लियर फोर्स को समझ सकते हैं। कैसे? ये अपने पास एक ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो सोने वालों। पुचक 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 पुचक। This is potential energy. Puchak, puchak, puchak. This is potential energy. अरे हाय सर जी, सीधे नहीं बन रहा है यार, ग्राफ हैं। आप भी कमाल करते हो सर जी, आपसे सीधा ग्राफ नहीं बन रहा है, क्या करें बच्चा लोग, नहीं बनता है यार, ड्राइंग नहीं है अच्छी अपनी। अरे यार ये बड़ा गंदा सा ग्राफ बन गया रे, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बच्चा लोग कैसे समझेगा, सीधा बनाओ ना रे। बच्चा लोग सीधा बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं। आय हाय 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 हाय, कितना खूबसूरत बना दिया सर जी है। चलो 10 करके ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, चलो यहाँ 60 तक ले लेते हैं, जरूरी नहीं है हम ज़्यादा ले लें, ठीक है। तो यहाँ से 10 माइनस, 20 माइनस, 30 माइनस, 40 माइनस, 50 माइनस, 60 माइनस, 60 तक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक, देखो भाई, ये है अपने पास ऑलमोस्ट 3 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर एंड 1 फेम्टोमीटर, और अप्रॉक्स ये यहां पे एक पीक पॉइंट आता है, इधर को हम रेडियस यानी कि आर डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चा लोग, ये पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आपको रेडियस दिखाई दे रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ हमने बना दिया। हमने बोला कि जब दो एटम बिल्कुल पास पास रहेंगे, ये भी एक एटम है, एक पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्टिकल, तो व्हेन द डिस्टेंस इन बिटवीन टू पार्टिकल्स, अब देखो एक बात याद रखना, जो हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोले थे ना बच्चा लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम एक नाम से जानते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, इन्हीं को हम बोल देते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में आ जाता है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, सो न्यूक्लियॉन्स आर कुछ नहीं होते, न्यूक्लियॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो बोथ आर कॉल्ड दी न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं अपने पास। अब देखो दो पार्टिकल्स अपने पास हैं, अगर ये दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर तक है, 0.8 फेम्टोमीटर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा बहुत ही स्ट्रांग वाला, यहां पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग काम करेगा। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस शॉर्ट रेंज होनी चाहिए।
अब ये पीक पॉइंट देखो जरा, यहां पर ऑलमोस्ट 0.8 के समथिंग समथिंग क्या है ये वैल्यू है, डिस्टेंस कितनी है 0.8 के समथिंग समथिंग। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, एटम क्या होंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि इस पॉइंट पे ना ही अट्रैक्शन हो रहा होगा ना ही रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जैसे ये इस तरफ कर्व जाएगा, कर्व कहां हो जाएगा इस तरफ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं, यहां पर होता है अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक। यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे और इधर को रिपल्शन फोर्स बढ़ते हैं, इधर को क्या बढ़ेंगे रिपल्शन फोर्स। क्या बढ़ेंगे रिपल्शन फोर्स, उधर को अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया और उधर को रिपल्शन फोर्सेस बढ़ गए। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या बोला, हमने बोला पानी भी पीने का मन करता तो पानी भी नहीं मिलता अपने को, हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बच्चा लोग। देखो यहां को क्या हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, यहां को डिस्टेंस क्या हो रही है कम, तो रिपल्शन फोर्स, और यहां से डिस्टेंस क्या हो रही है बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर। क्लियर हो गया, फोर्सेस क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर के। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल सी बात ये समझो, इस वाले पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी कि यहां पर ना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस काम करेंगे ना ज्यादा रिपल्शन फोर्सेस काम करेंगी, तो स्टेबिलिटी यहां पर सबसे मैक्सिमम, जब डिस्टेंस क्या हो ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर या 1 फेम्टोमीटर से थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट 0.8 फेम्टोमीटर के अकॉर्डिंग हो, ठीक। तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी, यानी कि जो स्टेबिलिटी होगी सबसे मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगी। जैसे ही यहां से आप एक कर्व को यहां को जाते हुए देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट यहां तक देखो 2 फेम्टोमीटर तक ये न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। लेकिन जैसे ही यहां पे आ जाएगा ना ये पॉइंट यहां पे, तो यहां पर लगभग जीरो हो जाती है ये फोर्स, ये फोर्स क्या होने लग जाती है जीरो होने लग जाती है। बात समझ में आया। क्लास 11th के लिए बस इतना ही समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का मैंने एक ग्राफ बना रखा है, इसमें 0.1 फेम्टोमीटर जब डिस्टेंस रहती है या ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर के अप्रॉक्स जब डिस्टेंस रहती है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है उस पॉइंट पे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा काम करेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वहां से डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे बढ़ने लग जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे बढ़ने लग जाएंगे। क्लियर हो गया। और जैसे जैसे यहां से हम इस तरफ जाएंगे, देखो इस तरफ जाएंगे, तो रिपल्शन फोर्सेस क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं। इधर को रिपल्शन फोर्स काम करेंगे, इधर को अट्रैक्शन फोर्स, और इस पॉइंट पे दोनों फोर्स ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्राफ क्या बनता है, देखो ध्यान से, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है बच्चा लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे कुछ आती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्राफ हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्राफ अपने पास ये रहा, और ये जो नीचे वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर फोर्स का रहा। ये न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ ये रहा, और जहां पर इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहती थी। समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो ग्राफ रहता है वो इस तरीके से आता है, कब ये ऊपर से आता है, पॉजिटिव जाता है, कब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में रहेगी। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में इस तरीके से नीचे जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहां जाएगी माइनस में जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब माइनस में जा रही है तो फिर स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है उसकी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब आपको समझ में आ गया भाई क्यों। अब मेरा क्वेश्चन यहां से लिख लो। क्वेश्चन पहला क्या है मेरा कि मेसोन्स क्या होती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ
न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करना है कि कैसे न्यूक्लियस एक स्टेबल, या न्यूक्लियस कैसे स्टेबिलिटी में होता है, क्यों होता है स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मेरे यहां से मेजर क्वेश्चन है, आपको इनको डील करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ बातें शायद समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती हैं, कौन सी फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर काम करती हैं और कौन सी फोर्सेस काम नहीं करती हैं, ठीक है। और बाकी तो आपको ये पता ही होगा इलेक्ट्रॉन कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। ये अपने पास एटम आ गया, इस तरीके से एटम आ गया, और इस एटम में यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या रहते हैं, रोटेशन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे, कौन से ऑर्बिट्स के अंदर होंगे, देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझते हो बच्चा लोग, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, चलो यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझते हैं। देखो ऑर्बिट तो होता है भाई ये पूरा एक सर्कल, ये पूरा सर्कल क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा ऑर्बिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो पूरा ऑर्बिट कहलाता है, ये पूरा ऑर्बिट है। ऑर्बिटल क्या है, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। देखो इस पूरे ऑर्बिट में यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्बिटल हो गया, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्बिटल। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और उस जगह को बोल देते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरा सर्किल, पूरा पाथ, वो ऑर्बिट कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो थी कुछ और बातें, फिलहाल फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर बात हो चुकी है। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।